अब क्योंकि हम कंडीशनिंग स्टेज की फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में, तो कंडीशनिंग है, राइट। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि दो चीजें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ करवाई जाती हैं। देख लेते हैं क्या क्या करवाया जाता है। राइट, 7 to 10 डेज हमने बोला कंडीशनिंग की अवस्था होती है। फर्स्ट फेज होती है ट्रांसप्लांटेशन। इस टाइम पे जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो पेशेंट होता है या हम बोल सकते हैं जिसमें हम बोले इन्फ्यूजन करवाया जा रहा है या फिर होस्ट जो होता है उसमें मैलिग्नेंसी जो होती है सेल्स की उसे रिड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। सेल्स की मैलिग्नेंसी को रिड्यूस करवाया जाता है, कम करवाया जाता है। मैलिग्नेंसी अगर एक बार रिड्यूस हो जाती है तो क्या होगा, मैलिग्नेंसी का मतलब ही ये होता है कि जो भी वहां पर डिफेक्ट है सेल में वो कम हो जाए, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाती है। सेकेंडली इम्यूनोसप्रेशन करवाया जाता है, मींस बाहर से इम्यूनोसप्रेसर्स दिए जाते हैं वहाँ पे पेशेंट को, ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ हद तक सप्रेस हो जाए, ताकि बाहर से अगर हम डोनर के जो सेल्स हैं उसको अंदर भी डालते हैं, इन्फ्यूज भी कराते हैं, तो भी क्या हो, यहाँ पे रिजेक्शन ना हो, ताकि रिजेक्शन को हम प्रिवेंट कर सके, रिजेक्शन ना दे और इजीली वो जो ट्रांसप्लांटेशन है वो वहाँ पे आसानी से हो सके। इसलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, लोअर डाउन करवाया जाता है। और एक और चीज कंडीशनिंग में ये होती है कि न्यू सेल्स जो बाहर से इन्फ्यूज कर रहे हैं, राइट, न्यू सेल्स को इन्फ्यूज कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेस जो है, एक जो जगह होती है वो क्रिएट हो जाए वहाँ पे आसानी से। तो ये सारी चीजें फर्स्ट स्टेप में करवाई जाती है, ठीक है। क्लियर है, 7 to 10 डेज तक होता है ये प्रोसीजर। मैलिग्नेंसी को रिड्यूस करवाया, इम्यूनोसप्रेशन करवाया। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ कीमोथेरेपीज भी दी जाती हैं, ठीक है, पेशेंट को। और वो कीमोथेरेपीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं सेल टाइप, ठीक है, किस प्रकार का सेल टाइप है, कैसा इन्फेक्शन है, उस पे कीमोथेरेपीज डिपेंड। क्लियर है। सेकेंड प्रोसेस में जब आते हैं, सेकेंड स्टेप में जब आते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग एंड इन्फ्यूजन, राइट। अब इसका भी कुछ टाइम होता है। ठीक है, पहली बात तो इन्फ्यूजन जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ स्टेम सेल्स को देना, इन्फ्यूज करना पेशेंट की तरफ, ठीक है, पेशेंट को स्टेम सेल्स को बाहर से दे, वो टाइम 20 मिनट्स हो सकता है और 20 मिनट से 1 आवर तक का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने सेल्स हम इन्फ्यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है सेल्स की, ठीक है। जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्टली 20 मिनट्स टाइम लेता है, कॉमन जनरल टाइम जो हम बोल रहे हैं। देन इस प्रोसेस में क्या होता है, टी सेल्स का जो फंक्शन है, टी सेल्स जो है उनको डिप्लीट करवाया जाता है, उनको रिड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है यहाँ पर रिडक्शन के लिए, ठीक
वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि टी सेल्स दो प्रकार की सेल्स बनाते हैं, हमने पढ़ा है टी हेल्पर सेल्स भी बनाते हैं और टी किलर सेल्स भी बनाते हैं। तो अगर ये बनने लग गए, ज्यादा बनने लग गए, तो ऑब्वियस सी बात है टी किलर सेल्स बाहर की सेल्स को बनने नहीं देंगे, स्टेबल नहीं होने देंगे और वहां पर जाके कुछ इंटरफेयर करेंगे। इसलिए टी सेल के फंक्शन को वहां पर रिड्यूस करवाया जाए। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्यूजन हो रहा है तो उससे पहले प्रोसेसिंग भी जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस में प्रोसेसिंग की जाती है, प्योरीफाई करवाया जाता है और प्रोसेसिंग के टाइम पे ये दो केमिकल्स यूज लिए जाते हैं, एसिटामिनोफेन एंड डाइफेनाइल हाइड्रामेन, ठीक है। एसिटामिनोफेन एंड डाइफेन हाइड्रामेन, इन दोनों केमिकल्स का यूज करके सेल्स को ट्रीट किया जाता है। देन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन करवाई जाती है और क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए हम बोलते हैं कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो होती है, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से क्रायो प्रिजर्व करवाया जाता है। दैट मींस वहां पर उसकी एक्टिविटी को एक टाइम के लिए स्टेबल किया जाता है ताकि वो अलाइव कंडीशन में वहीं पर रह सके, ठीक है। फिर थॉइंग करके इन्फ्यूजन करवा दिया जाता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसके कुछ सिम्टम्स भी देखते हैं कि कई बार रीनल फेलियर करवा देता है, ठीक है। स्मेल इरिटेटिंग होती है इसकी, तो कई बार इरिटेटिंग स्मेल भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग एंड इन्फ्यूजन सेकेंड स्टेप परफॉर्म होता है। देन थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप होता है न्यूट्रोपैनिक। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपैनिक प्रोसेस। इस स्टेज को हम बोल सकते हैं 2 to 3 वीक्स तक ये स्टेज रहती है और इस टाइम पे इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो काफी सप्रेस्ड होती है, काफी लो डाउन होती है, लो इम्यूनिटी देखने को मिलती है। दूसरी चीज जो यहाँ हमें देखने को मिलेगी वो ये होगी कि इस टाइम पे काफी केयर की जाती है। राइट, दैट मींस ये है प्रोसेस कौन सा, न्यूट्रोपैनिक प्रोसेस, जो कि जस्ट इन्फ्यूजन के बाद आता है। होता कितना है 2 to 3 या 2 to 4 वीक्स, एक मंथ तक के लिए इस प्रोसेस में रहता है वो पर्सन, ठीक है। अब इम्यूनिटी यहाँ पर क्या होती है, काफी लो होती है, यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है क्योंकि जस्ट हमने क्या किया है, सेल्स दिए हैं और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इम्यूनिटी बूस्ट कर देंगे तो वो सेल्स रिजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इम्यूनिटी पावर काफी लो होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर रिजेक्शन होने लगते हैं या रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो हमें लगने लगते हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। बाहर से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि कोई भी रिजेक्ट ना हो सेल या टिश्यूज, ठीक है। तो एंटीबायोटिक थेरेपी और प्रॉपर सपोर्ट के साथ केयर भी की जाती है उस पेशेंट की, अदरवाइज केयर के बिना तो वो इस स्टेज के आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए ये ट्रीटमेंट देना जरूरी है क्योंकि वहां पे उसकी हेल्थ जो है वो काफी वीक है। देन इसी के बाद आती है एनग्राफ्टमेंट फेज, एनग्राफ्टमेंट फेज, ठीक है। जैसे ही ये भी कुछ वीक्स तक, सम वीक्स तक रहती है, मींस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाता है कि जो बॉडी है वो धीरे धीरे इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इम्यूनिटी पावर में इंक्रीज देखा जा रहा है और उसी इंक्रीज के कारण हम यहाँ बोलते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे जो फीवर्स होंगे वो सबसाइड हो जाएंगे, ठीक है, रुक जाएंगे कुछ हद तक,
हीलिंग के बाद हमने बोला इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, जो फीवर्स वाली कंडीशन थी वो सबसाइड होगी, क्योंकि इस कंडीशन में फीवर्स आ सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, फीवर्स रिड्यूस होंगे, रिमूव। देन हीलिंग जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हीलिंग रिकवरी हो रही है यहाँ पर पेशेंट। और दूसरी चीज म्यूकोसाइटोसिस इन लिवर, लेजन्स जो होते हैं, ठीक है, लेजन्स मतलब होते हैं निशान जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। तो म्यूकोसाइटोसिस की क्रिया और लीजन्स की क्रिया धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, मतलब यहाँ प्रॉपर्ली हम यही बोलेंगे कि हीलिंग हो रही है। और इस टाइम पे बॉडी को GVHD से काफी हद तक प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जिसको हमने बोला था कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होती है, ठीक है। तो इससे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन भी चांसेस होते हैं कि वायरल इन्फेक्शन वे भी हो सके, तो इससे प्रिवेंशन किया जाता है इस वायरल इन्फेक्शंस। राइट, क्लियर है। एनग्राफ्टमेंट फेज है मतलब हीलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। देन लास्ट आती है पोस्ट एनग्राफ्टमेंट फेज। ठीक है, क्योंकि नाम से ही बोल रहे हैं हम एनग्राफ्टमेंट के बाद की है, पोस्ट एनग्राफ्टमेंट फेज है, इसका मतलब ये हुआ कि एनग्राफ्टमेंट फेज के बाद ये कई बार क्या, ये मोस्टली लाइफ टाइम तक ही फेज रहते हैं, ठीक है। एनग्राफ्टमेंट के बाद भी प्रॉपर केयर की जाती है पेशेंट। तो यहाँ हम बोलेंगे इस फेज में क्या होता है, टॉलरेंस जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है बॉडी की, और टॉलरेंस के साथ साथ हम देखते हैं कि रिकवरी रेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। GVHD से प्रिवेंट जरूर किया जाता है, लेकिन काफी हद तक यहाँ पर हम बोलते हैं फ्री हो जाता है GVHD से। ठीक है, ये सारी चीजें एनग्राफ्टमेंट के बाद की जाती है। इट मींस सेल्स जो है, बॉडी जो है, उसकी टॉलरेंस रेट बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है, टॉलरेट कर पाती है काफी चीजों को, रिकवरी रेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। GVHD से काफी हद तक हम बोलते हैं कि हमें निजात मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ रहा है। और इम्यूनोसप्रेशन जो है इसको भी धीरे धीरे रिमूव किया जाता है, रिमूवल किया जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अब क्या करना है, बूस्ट करना है, क्योंकि अब बॉडी थोड़ा एडजस्ट हो गई उन सेल्स के साथ, तो अब इम्यून सिस्टम को हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट बूस्ट अप करना है। इसलिए इम्यूनोसप्रेशन जो है वो डिक्रीज करवाया जाता है, ताकि इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वहां पर वर्क कर सके, क्योंकि काफी टाइम हो गया और एडजस्टमेंट तक। तो इस तरह से इसे हम 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले कंडीशन प्रोवाइड कर जाती है पेशेंट को, सेकेंड स्टेप में प्रोसेसिंग एंड इन्फ्यूजन होता है बाहर से स्टेम सेल्स का, थर्ड फेज न्यूट्रोपेनिक फेज आती है, न्यूरोपेनिक फेज आती है, जिसके अंदर इम्यूनिटी काफी लो होती है, तो बहुत केयर प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स, एंटी हम बोलते फंगाई वाले मेडिकेशंस पे रखा जाता है, और फिर एनग्राफ्टमेंट फेज आती है, और फिर लास्ट में आती है पोस्ट एनग्राफ्टमेंट फेज। तो इस तरह से 5 फेज में इस प्रोसेस को करवाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, ये ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि शरीर में, बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं, और वो भी किसके कारण, ट्रांसप्लांटेशन के कारण। तो सबसे पहले
ठीक है, तो इस प्रकार के चेंजेस एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जीआई ट्रैक्ट की, तो जो जीआई ट्रैक्ट होता है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन में भी चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है स्किन कलर पिगमेंटेशन में चेंज हो जाए, हो सकता है स्किन का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाए, वहाँ पर चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। हेयर फॉलिकल्स जो है वहाँ पर चेंजेस देखे जा सकते हैं। हो सकता है हेयर डैमेज होने लग जाए या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं, तो उसके कारण हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, तो हेयर फॉल्स देखने को मिल सकते हैं, डैमेज हेयर्स देखने को मिल सकते हैं। लंग्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि निमोनिया जैसी कंडीशंस देखने को इसके कारण मिल सकती है। लिवर में हम बोल सकते हैं, लिवर में भी चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। जीवीएचडी की अगर हम बात करें तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होता है, वायरल इन्फेक्शन एक प्रकार का, तो ये वायरल इन्फेक्शन भी यहाँ देखने को आसानी से मिल सकता है, ठीक है। और अगर एक्यूट होगा, मतलब ज़्यादा नहीं है इन्फेक्शन, तो ये 100 डेज से कम में ही खत्म हो जाएगा, और अगर ज़्यादा होगा, क्रॉनिक टाइप का इन्फेक्शन होगा, तो मोर देन 100 डेज तक भी इन्फेक्शन रहेगा बॉडी। तो ये डिपेंड करता है जीवीएचडी किस प्रकार का है, एक्यूट प्रकार का है या क्रॉनिक प्रकार का। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और हम बोलते हैं जॉन्डिस, निमोनिया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, ठीक है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। लिवर के कारण, लिवर में क्योंकि चेंजेस होते हैं, तो पीलिया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसी के अलावा आईज पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कैटरेक्ट, ठीक है, वाइट आईज देखने को मिल सकती हैं, कैटरेक्ट कंडीशन मिल सकती है। इसके अलावा हम बोलते हैं डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। जो पर्सन है वो स्टेबल नहीं रहे, राइट, फीवर्स आ सकते हैं, चिल्स, ठीक है, बुखारें बार बार आना, ठंड लगना, बॉडी को टेम्परेचर सूट ना होना, ठीक है, बैक पेन्स होना, बॉडी कुछ रेजिस्ट ना कर पाए, भूख की कमी होना, एपेटाइट में फर्क पड़ सकता है, जो कि एपेटाइट होती है, भूख में कमी, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा देखने को आसानी से मिल सकती है। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद में देखने को आसानी से मिलते हैं, राइट, क्लियर है। तो ये एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें डरने वाली बात नहीं होती है। इफेक्ट्स, क्योंकि बॉडी में इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो बॉडी इफेक्ट्स तो शो करेगी, स्किन पे फफोले भी हो सकते हैं, चेंजेस तो होंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर से हम कोई चीज डाल रहे हैं तो चेंजेस होना लाजमी है एक तरह से। अब हम बोलते हैं इसकी पोस्ट केयर, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद पोस्ट केयर भी की जाती है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। चलो इतना तो पर्सन सर्वाइव कर गया, अब उसके बाद भी केयर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। और उस केयर के दौरान क्या क्या किया जाता है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टअप होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो सर्वाइव कर रहा है, धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी कम रहेगी तो और इन्फेक्शन भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट की जाती है। हेल्दी फूड जो होता है वो लिया जाता है, ठीक है, हेल्दी फूड इनटेक करवाया जाता है, जिसके अंदर सारे बैलेंस डाइट हो, सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब एक बैलेंस की तरह प्रॉपर्ली प्रेजेंट, राइट।
जो पेशेंट होता है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन कराया गया है उस पेशेंट को सेपरेटली रखा जाता है, ठीक है, सेपरेटली प्लेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को थोड़ा दूर रखा जाता है और सब लोगों से, ताकि इन्फेक्शन जल्दी उसके कांटेक्ट में ना आए। कि हमें नहीं पता कि आसपास वाले लोगों को खांसी जुकाम कुछ भी हो रहा हो, कफ कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो और वो पेशेंट कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्योंकि उसका इम्यूनिटी अभी इतना बूस्ट अप नहीं है तो मे बी वो बहुत जल्दी डिजीजेस के कांटेक्ट में आ जाए। इसलिए पेशेंट को थोड़ा सेपरेट प्लेस में, थोड़ा अलग जगह पर प्लेस किया जाता है पोस्ट केयर में, ठीक है, कि ज्यादा इजीली ना आए, ठीक है। उसके आसपास की जो जगह है वो बिल्कुल क्लीन एंड सेफ होती है, ठीक है, जहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह ना हो, बहुत क्लीन जगह पर उस जगह इंसान को रखा जाता है और क्लीनिंग प्रॉपर्ली की जाती है उसकी भी और उसकी आसपास के एनवायरनमेंट। दूसरी चीज, ठीक है, प्रॉपर केयर की जाती है, प्रॉपर केयर की जाती है, प्रॉपर ध्यान रखा जाता है हर चीज का, फूड का, वाटर का, कब इनटेक कर रहा है, ये सब चीजें काफी ध्यान रखी जाती है। इसी के साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल मेडिकेशंस दी जाती है ताकि कोई भी प्रकार का डिजीज उसे आसानी से अटैक ना कर सके। फंगल इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, माइक्रोब्स वगैरह से दूर रखने के लिए और वायरस वगैरह से दूर रखने के लिए उसे GVHD ना हो, कोई वायरस ना हो, इसके लिए भी उसे प्रॉपर्ली मेडिकेट किया जाता है और मेडिसिन्स दी जाती है, राइट। और GVHD क्योंकि इस टाइम पे होता है, आसानी से हो सकता है, क्योंकि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, ग्राफ्ट से आ सकता है, जो ग्राफ्ट हमने अंदर डाला है इंसान में, इन्फ्यूज कर रहा है, उसके थ्रू आ सकता है, इसलिए ये इस टाइप पे आता है, इसलिए इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट तो मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए उसका, कि रेगुलर चेकअप डॉक्टर से नीडेड रहता है, बॉडी को स्टडी करना कि क्या चेंजेस, अगर हल्के से भी चेंजेस बॉडी में दिखे तो डायरेक्टली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। थोड़े से चेंजेस में भी डॉक्टर को कांटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। रेगुलर चेकअप हो गया, ठीक है, ब्लड टेस्ट प्रॉपर्ली होते रहने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है क्या हो गया तो ठीक है अब ब्लड टेस्ट की जरूरत ही नहीं, तो ब्लड टेस्ट भी प्रॉपर्ली होना चाहिए। ये ब्लड टेस्ट से काफी बीमारियों का हमें पता लग जाता है, WBC काउंट क्या है, RBC काउंट क्या है, और प्रॉपर्ली बोन मैरो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब RBC प्रॉपर्ली बन रहे हैं ना, वहाँ पे नंबर कम तो नहीं है, तो ये सब चीजें ब्लड टेस्ट से पता चलती है। तो रेगुलर बेसिस पर ब्लड टेस्ट करवाना भी जरूरी है और ऑब्जर्व करना चाहिए उस पर्सन को, रेगुलर 2 to 3 वीक्स के बीच में ऑब्जर्वेशन भी पूरी तरह से उस पे रखना चाहिए। और ब्लड टेस्ट के अलावा और कोई टेस्ट भी इफ नीडेड है, इफ अदर टेस्ट आल्सो नीडेड, देन उन्हें भी करवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रॉपर केयर भी इवन ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी काफी जरूरी हो जाती है और प्रॉपर केयरिंग होनी ही चाहिए।